गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी पाचन तंत्र लेसन की। पाचन तंत्र वाले लेसन को हमने शुरुआत किया था उसकी, और शुरुआत में उसकी जो स्टार्टिंग थी उसमें हमने पाचन से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी उसके बारे में आपको बताया था कि उसमें यहाँ पर हमने बताया था, बोर्ड पर देख सकते हो आप, पोषक तत्व के बारे में कल चर्चा हुई थी। पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, यहाँ तक की चीज़ें हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो आज दूसरा वीडियो देख रहा है, पहला वीडियो जिसने नहीं देखा है तो वो दूसरे वीडियो को देखने से पहले एक बार पहला वीडियो ज़रूर देख ले ताकि आपको आगे का समझने आ जाए। तो हमने कल जो टर्म्स थी पाचन से रिलेटेड वो अवशोषण तक की बात हो चुकी थी। अवशोषण के बाद आज हम जिस टर्म्स के बारे में बात करेंगे वो है स्वांगीकरण। देखिए क्या है स्वांगीकरण, तो हमारी हेडिंग हो गई यहाँ पर स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, देखिए क्या होता है स्वांगीकरण, समझ लीजिए कि कल हमने बताया था कि अवशोषण में क्या होता है कि भोजन जो होता है, सरल पोषक तत्व जो होते हैं वो कोशिका में, वो रक्त में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? रक्त में। अब ये रक्त क्या करता है, इस पोषक तत्वों को शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है, शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम करता है। रक्त जो है, रक्त का एक काम है पोषक पदार्थों का परिवहन करना। रक्त क्या करता है, रक्त क्या करता है, पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाता है, या शरीर के विभिन्न भागों की जितनी भी कोशिकाएं वहाँ ले जाता है। किसको? पोषक तत्वों को। कौन से पोषक तत्वों को लेके जाता है? सरल पोषक तत्वों को लेकर के जाता है। सरल पोषक तत्व हमारे कब बने थे? जब पाचन की क्रिया हुई थी आहार नाल में, तो वहाँ पर सरल पोषक तत्व बने थे। सरल पोषक तत्व आहार नाल से कहाँ आ गए थे? रक्त नलिका में आ गए थे, यानी कि रक्त में आ गए थे। अब रक्त क्या करेगा? इन सभी पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करेगा, या शरीर की विभिन्न भागों की कोशिकाओं में ले जाने का काम करेगा। जैसे ही भोजन, जैसे ही सरल पोषक तत्व कोशिका में पहुंचेगा, वहां पर क्या घटना घटित होगी वो क्रिया हम यहाँ देखते हैं। देखिए, माना कि ये हमारी कोशिका है, आप यूँ समझिए, ये जो मैंने घेरा बनाया एक, ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, ये लीजिए। और कोशिका में एक कोशिकांग होता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। आपने छोटी क्लासों में या 9th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, 11th क्लास में भी हम पढ़ेंगे कोशिकांग के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कायल, लाइसोसोम, हरित लवाक, ये सब आपने पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत चर्चा आपको नॉलेज में होगी इसके बारे में। तो कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा भोजन आ जाता है। आप यूँ समझिए कोशिका में भोजन आ जाता है, ऐसा समझिए आप। तो ये हमारी रक्त नलिका थी, समझिए। ये एक रफ डायग्राम है चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। रक्त क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भोजन के कण दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए ये भोजन के कण दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। ये आपको जो दिखाई दे रहे ब्लू रंग के, ये है सरल पोषक तत्व। सरल पोषक तत्व, क्लियर? सरल पोषक तत्व। और ये जो आपको लाल रंग की दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है? रक्त नलिका। रक्त नलिका मतलब वह रक्त। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि इस रक्त नलिका के अंदर सरल पोषक तत्व है जो रक्त के माध्यम से कहाँ आ जाएंगे? इस कोशिका के अंदर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? कोशिका के अंदर। तो ये हमारे जो सरल पोषक तत्व जो पहले रक्त नलिका में थे वो कहाँ पर आ गए? कोशिका में आ गए। ये लीजिए, यहाँ पर ऐसे 1-2 बना दिए मैंने, कोशिका के अंदर आ गए। जैसे ही कोशिका के अंदर आते हैं सरल पोषक तत्व जैसे ही कोशिका के अंदर आता है तो होता क्या है, यहाँ पर इसका सामना होता है किससे? ऑक्सीजन से।
यहाँ पर इसका सामना किससे होता है? ऑक्सीजन से। किस किस का आमना सामने हुआ? पोषक तत्वों का और ऑक्सीजन का। सामना होने का मतलब आप यूँ समझिए, इस पोषक तत्व से क्रिया कौन करेगी? ऑक्सीजन करेगी। जैसे ही दोनों का आमना सामना हुआ, जैसे ही ऑक्सीजन ने क्या किया? इस पोषक तत्व से क्रिया की, तो पोषक तत्व में क्या हुआ? विस्फोट हुआ। पोषक तत्व में क्या हुआ? विस्फोट। और जैसे ही पोषक तत्व में विस्फोट हुआ, तो इसके विस्फोट से क्या हुआ? अलग अलग चीज़ें इधर उधर बिखरने लगी। ये चीज़ें एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई विस्फोट नहीं होता है, सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन किससे क्रिया करेगी? सरल पोषक तत्वों से क्रिया करेगी। तो सरल पोषक तत्व में क्या होगा? विस्फोट होगा। विस्फोट से क्या होगी? बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। क्या क्या चीज़ें बनेंगी देख लीजिए। विस्फोट से 3 चीज़ें बनेंगी। विस्फोट से 3 चीज़ें बनेंगी। और क्या क्या, वो देखिए। यहाँ पर विस्फोट से बनेंगी, एक तो जल बन जाएगा, और एक बनेगी CO2। इस CO2 गैस बन जाएगी, और एक चीज़ बन जाएगी ऊर्जा। एक चीज़ क्या बन जाएगी? ऊर्जा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 3 चीज़ें बनी, जल, CO2 और ऊर्जा। ये ऊर्जा जो प्राप्त हुई, इस क्रिया को ही कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण को देखिए, ध्यान से समझिए। जब पोषक तत्व की क्रिया किससे हुई? ऑक्सीजन से। तो पोषक तत्व में क्या हुआ? विस्फोट। और पोषक तत्व में विस्फोट से क्या बने? 3 चीजें बनी, CO2, जल, ऊर्जा। क्या बना? CO2, जल और ऊर्जा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण को मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए क्या है स्वांगीकरण। देखिए यहां पर लिख देते हैं समझने के लिए स्वांगीकरण को। स्वांगीकरण कि भोजन के ऑक्सीकरण से, भोजन के ऑक्सीकरण से भोजन के ऑक्सीकरण से CO2, जल व ऊर्जा का बनना क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण। बनना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण कहलाता है। देखो स्वांगीकरण क्या हुआ? ये हमारा भोजन रहा, इसकी क्रिया किससे हुई? ऑक्सीजन से। जब इसके साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी, इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। अभी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। यहाँ पर अभी हमारी ऑक्सीजन किससे जुड़ रही है? इस पोषक तत्वों से जुड़ रही है, इस भोजन के तत्वों से जुड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ? भोजन का, पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण हुआ। पोषक तत्व के ऑक्सीकरण का मतलब क्या है कि भोजन से कौन क्रिया कर रही है? ऑक्सीजन क्रिया कर रही है, यानी कि उससे ऑक्सीजन जुड़ रही है। जैसे ये क्रिया होती है तो भोजन से 3 चीजें बन जाएगी। क्या? CO2, जल और ऊर्जा। CO2, जल और ऊर्जा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अब सीधे सीधे शब्दों में समझिए क्या है स्वांगीकरण। हमारी रक्त नलिका में सरल पोषक तत्व है। रक्त नलिका का रक्त सरल पोषक तत्वों को लेके के आ रहा है। कहाँ लेके आ रहा है? कोशिका में। और कोशिका का भी कौन सा अंग काम करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कहाँ लेके आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आप ये समझिए कोशिका में हमारी जो ये सरल पोषक तत्व है यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर कौन आ जाती है? ऑक्सीजन भी आ जाती है। इस ऑक्सीजन को भी कौन लेके आया? रक्त लेकर के आता है। जैसे ही दोनों की क्रिया यहाँ पर हुई, किस किस की क्रिया हुई? सरल पोषक तत्व की। किससे? इस ऑक्सीजन से। तो 3 चीजें मुक्त होती है, CO2, जल और ऊर्जा। CO2, जल और ऊर्जा, या जल, CO2 और ऊर्जा। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। कि भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का बनना। आप तो सीधा सा समझ लीजिए, भोजन के ऑक्सीकरण से, भोजन के दहन से या भोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकल करके आती है। इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण।
अरे भाई, हम कहते हैं कि आप खाना क्यों खाते हो, तो खाना क्यों खाया जाता है? ऊर्जा के लिए, कि खाने से क्या मिलेगी? ऊर्जा। वो ऊर्जा कैसे मिलती है? आप देख सकते हो, वो ऊर्जा मिलती है इस स्वांगीकरण से, कि जब भोजन आएगा, खाएंगे, कोशिका में जाएगा, ऑक्सीजन से क्रिया होगी, वो फिर जाके ऊर्जा बनेगी। इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। तो जो आपने चीज़ याद कर रखी थी कि भोजन खाएंगे, क्यों खाएंगे? ऊर्जा मिलेगी। तो ऊर्जा मिलने का जो तरीका है वो क्रिया क्या कहलाएगी? स्वांगीकरण। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्वांगीकरण की क्रिया क्या है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए आइए, तो स्वांगीकरण क्लियर हो चुका है। स्वांगीकरण के बाद एक और टर्म्स बची है आज, फिर आज न्यू हेडिंग की बात करेंगे। तो देखिए क्या है, स्वांगीकरण के बाद हम नेक्स्ट चीज की चर्चा करने वाले हैं। स्वांगीकरण हो चुका है, एक और बचा है लास्ट, बहिर्गमन। हम पढ़ेंगे बहिर्गमन। बहिर्गमन, और देखो बहिर्गमन क्या है? अपशिष्ट व अपचित भोजन को या अपचित पदार्थों को, अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बहिर्गमन। बहिर्गमन कहलाती है। तो ध्यान दीजिए भाई, एक पढ़ा था अंतर्ग्रहण, चीजों का अंदर आना, बहिर्गमन चीजों का बाहर चले जाना। अंतर्ग्रहण का मतलब था चीज का अंदर आना, भोजन का अंदर आना, और बहिर्गमन का मतलब क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का बाहर चले जाना। अब ध्यान दीजिए भाई, हम जो भी खाते हैं पूरा काम का नहीं होता है। काम की चीज जो होती है वो शरीर अपने काम में ले लेता है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका पाचन नहीं हो पाता है, जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ, बेकार के पदार्थ बन जाते हैं, जो शरीर के लिए किसी भी काम के नहीं होते हैं। उनको शरीर में इकट्ठा रखने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं होती। तो उसको शरीर में इकट्ठा रखना नहीं चाहते हैं तो उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है, और उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कहलाएगी बहिर्गमन। कि पाचन की क्रिया हुई, काम की चीज भी बनी और बिना काम की चीज भी बनी। काम की चीज शरीर में काम आ गई, बिना काम की चीज है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? बहिर्गमन। बिना काम की चीज का मतलब क्या समझोगे? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर के लिए यूजफुल नहीं होते हैं या हानिकारक होते हैं, ये हो गए अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि मल एक हमारे लिए अपशिष्ट पदार्थ है और जिसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो मल को बाहर निकालने की क्रिया ही क्या हो गई? बहिर्गमन हो गई। मल में अपशिष्ट पदार्थ के साथ अपचित पदार्थ भी होता है। अपचित होता है जिसको खाया, तो खाने के बाद शुरू से लेकर लास्ट तक आ गए आहार नाल में, लेकिन किसी प्रकार का पाचन ही नहीं हुआ। तो जिस चीज़ का पाचन नहीं हुआ उसे कहते हैं अपचित, मतलब जिसका पाचन नहीं होता। तो अपचित पदार्थ को भी क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे देखिए, छिलके और बीज जो होते हैं, माना टमाटर का छिलका है या इसी प्रकार और कोई भी फल सब्जी है, उसका जो छिलका है उसका कभी भी पाचन शरीर के अंदर नहीं होता। जैसा छिलका खाते हैं वैसा कि वैसे मल के साथ बाहर निकल जाता है। मतलब वो अपचित पदार्थ था जिसको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया गया। बीज जो हम खाते हैं, बीज चाहे किसी भी सब्जी किसी भी फल के बीज खाइए, उसका पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में, तो बीजों का पाचन भी नहीं होता है, वो भी मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिर्गमन कहते हैं। तो अपशिष्ट और अपचित पदार्थ को हमने मल के रूप में शरीर से बाहर निकाला, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिर्गमन।
तो ये जितनी भी टर्म्स थी, पोषक तत्व, पोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिर्गमन, ये आपकी क्लियर हो चुकी है। अब हम पाचन तंत्र के बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र क्या है? पाचन की जो क्रिया हुई उस क्रिया के लिए एक तंत्र ने, एक अंगों के जो समूह है उसने काम किया। इस अंगों का समूह जो पाचन में काम कर रहा है उसे क्या कह देंगे? पाचन तंत्र। भाई हर शरीर में, मानव के अंदर विशेष हर किसी कार्य के लिए एक अंग होता है। रक्त के परिवहन के लिए, रक्त को गमन कराने के लिए हमारे पास क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र, हृदय काम करता है। सोचने समझने के लिए तंत्रिका तंत्र काम करता है। सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र काम करता है। मूत्र बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र काम करता है। संतान पैदा करने के लिए जनन तंत्र काम करता है। इसी प्रकार हर क्रिया के लिए एक तंत्र काम करता है। इस तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र एक कोई एक चीज नहीं है। तंत्र का मतलब है बहुत सारे भाग, शरीर के वे सभी भाग जो एक काम को करने में भूमिका निभा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? पाचन तंत्र। ध्यान दीजिएगा भाई, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है। श्वसन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है। हर क्रिया के लिए क्या होता है? एक तंत्र होता है। और उस तंत्र का मतलब क्या है? उस तंत्र का मतलब है कि एक क्रिया को कराने के लिए जिन जिन अंगों ने भाग लिया उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? हम पाचन, हम क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। पाचन की क्रिया में भाग लिया तो पाचन तंत्र कह देंगे। मतलब प्रत्येक क्रिया के लिए एक तंत्र होता है, एक तंत्र होता है। समझ रहे हो? और इस तंत्र में क्या होता है? तंत्र में उस क्रिया को संपन्न कराने वाले, उस क्रिया को संपन्न कराने वाले अंग होते हैं, अंग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी एक विशेष क्रिया है श्वसन। श्वसन को समझते हैं तो श्वसन में बहुत सारे अंग काम आएंगे। नाक काम में आएगी, नासाग्रसनी काम में आएगी, श्वास नली काम में आएगी, फेफड़े काम में आएंगे, कूपिका काम में आएगी। तो ये सभी अंग काम में आ रहे, एक ही चीज में काम में आ रहे। किसमें? श्वसन में। बताओ, फेफड़ा उत्सर्जन कर रहा है, परिवहन कर रहा है, क्या क्या जनन में काम में आ रहा है? फेफड़ा नहीं काम में आ रहा है, सिर्फ एक ही चीज में काम में आ रहा है। किसमें? श्वसन। नाक भी एक ही चीज में काम आ रही है। किसमें? श्वसन में। तो एक क्रिया को करने के लिए बहुत सारे अंग काम करते हैं। उन अंगों को सम्मिलित रूप से ही क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक विशेष क्रिया कराना चाहते हैं आज, क्या? पाचन की। तो पाचन की क्रिया करने के लिए भी बहुत सारे अंग काम में आएंगे और पाचन की क्रिया के लिए जो सब अंग काम में आएंगे उन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाएगा? पाचन तंत्र। तो देखिए क्या हो जाएगा पाचन तंत्र, मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखिएगा, इसको इरेज कर दिया जाए। पाचन तंत्र की परिभाषा देख लीजिए क्या है। पाचन की क्रिया संपन्न कराने के लिए जो अंग सम्मिलित रूप से, सम्मिलित का मतलब साथ मिलकर, सम्मिलित रूप से
कार्य करते हैं तो इस प्रकार का तंत्र क्या कहलाएगा? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, इस प्रकार का तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। ये पाचन तंत्र की परिभाषा आपको होगी कि पाचन की क्रिया करानी है, भोजन को सरल पोषक तत्व में तोड़ना है, उसके लिए शरीर के बहुत सारे अंग काम में आएंगे। शरीर के कौन से अंग काम में आएंगे? देखो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, या आपको जो सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है ये देखिए। इस डायग्राम में आप देखिए आपको मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये सब नाम दिखाई दे होंगे। ये भी शरीर के छोटे छोटे अंग हैं और ये पूरे अंग किसको संपन्न करा रहे? इस पाचन की क्रिया को संपन्न करा रहे। तो पाचन की क्रिया के लिए ये सब अंग काम में आए। इन सभी अंगों को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया? पाचन तंत्र। तो आप समझ गए होंगे कि पाचन की क्रिया को कराने के लिए अंग जो सम्मिलित रूप से काम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र में मेनली दो चीजें भाग लेती है, दो चीजें काम में आती है। देखते हैं कौन सी। तो पाचन तंत्र के भाग इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको कि पाचन में दो चीजें भाग लेंगी, दो चीजें काम में आएंगी। क्या होगी वो? देखिएगा, पहली होगी आहार नाल, आहार नाल, और एक जो होगी उसे कह देंगे हम पाचन ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, दो चीजें। मानव के पाचन तंत्र के दो भाग है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, पाचन तंत्र के दो भागों के नाम बताइए। तो क्या बताएंगे आप? एक हो गया आहार नाल और एक हो गई पाचक ग्रंथियां। तो पाचन तंत्र के दो भाग है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। क्लियर है ये? अब सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है आहार नाल के बारे में। पाचन ग्रंथि के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या होती है, कैसी दिखाई देती है, वो बाद में समझेंगे। पहले आहार नाल को समझना है। आहार नाल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आहार नाल का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। आहार नाल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आहार नाल जब कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे? इसके बाद हम चर्चा करेंगे पाचन ग्रंथियों की। तो पहले आहार नाल को हम विस्तार से समझते हैं। तो हेडिंग बनाने जा रहा हूँ मैं, आहार नाल। तो हमारी मेन हेडिंग हो गई है ये आहार नाल। आहार नाल, चलिए तो देखिए क्या है आहार नाल, ध्यान दीजिएगा। देखो दो शब्द है आहार नाल में। आहार नाल में दो शब्द है, एक है आहार और एक है नाल। आहार का मतलब होता है भोजन, वो एक हार होता है जो गले में पहना जाता है। ये आहार नहीं, आहार है। आहार का मतलब होता है भोजन और नाल का मतलब होता है नलिका। नाल का मतलब हो गया नलिका। तो आहार नाल का मतलब क्या हो गया? भोजन की नलिका, जिसमें भोजन हमारा आता है, पूरे रास्ते से आता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस अंग को क्या कहते हैं? आहार नाल। कि भोजन का नाल है ये, मतलब सिंपल सा क्या समझेंगे आप? भोजन का मार्ग। भोजन जहाँ से शुरू होगा और जहाँ तक निकलेगा उसके बीच का जो पूरा रास्ता है, जहाँ भोजन होगा, उस क्रिया को क्या कह देंगे? आहार नाल। जहाँ से भोजन ग्रहण किया, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ निकले, उसके बीच का जो पूरा रास्ता है, उस रास्ते को ही किस नाम से जाना जाता है? आहार नाल के नाम से। तो ये आहार नाल हो गई, भोजन की नलिका हो गई। तो देखिए आहार नाल में क्या है। आहार नाल में अगर मैं बात करूँ पॉइंटों में समझेंगे यहाँ पर, यह एक लगभग 4.5 मीटर लगभग बोला है। अलग अलग किताब में इसके जो मान है अलग अलग दे रखा है। किसी ने 4 पॉइंट दे रखा है, किसी ने 7.8 दे रखा है, किसी ने क्या दे रखा है, अलग अलग रेफरेंस में अलग दे रखा है। लेकिन मैं हमारी किताब का अकॉर्डिंग बात करूँगा। एग्जाम में भी आपको यही मान लिखना है क्योंकि किताब में ये सही है। तो
ये जो आहारनाल है, नलिका है, ये 4.5 मीटर लंबी है, लंबी नलिका है, लंबी नलिका है। पहली बात क्या समझेंगे आप कि आहार की जो पूरी नलिका है ये कितनी लंबी है? 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, पहली बात। दूसरा, यह लंबी कुंडलित, यह लंबी कुंडलित संरचना है, लंबी कुंडलित संरचना है। एक और नंबर 3, यह पेशीय संरचना है, पेशीय संरचना है। एक और पॉइंट इसमें, यह मुख से शुरू होती है, मुख से गुदा तक होती है, होती है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए आहार नाल जो होती है 4.5 मीटर लंबी नलिका है। आप एक डायग्राम देखिए, सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। ये यहाँ से देखिए, जहाँ पर मैं मार्कर है दिखाई दे रहा है, गोला कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए जैसे जैसे मार्कर चल रहा है। देखिए आप, जैसे जैसे मार्कर चल रहा है, ध्यान से देखिए मार्कर कैसे चल रहा है। जैसे जैसे मैं इस बोर्ड पे मार्कर को कर रहा हूँ, वैसे वैसे देखते जाइए, ध्यान दीजिए, कंटिन्यू दिखाई दे रही। फिर रेड वाले पे देखिए, रेड वाले में ऐसे। ये जो पूरी घुमावदार संरचना आपने शुरू से देखी, देखो एक बार और देख सकते हो। ये जो आपने संरचना देखी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सांप जैसी दिखाई दे रही आपको, अजीब और गरीब संरचना, ये पूरी हमारी आहार नाल है। तो मैंने एक नाम लिखा था यहाँ पर, एक संरचना लिखी थी कि यह लंबी कुंडलित संरचना है। देखो आप कितनी लंबी है शुरू से लेकर यहाँ तक। अरे भाई 4.5 मीटर है, कोई छोटा मान नहीं है, काफ़ी बड़ी है। 4.5 मीटर लंबी संरचना काफ़ी बड़ी होती है, और वो छोटे से पेट के अंदर ऐसे कुंडलित हुई, जैसे सांप लपेटे खा के बैठता है, कुंडलित होके वलय बनाकर बैठता है। इस प्रकार हमारी ये पूरी आहार नाल यहाँ पर एक छोटी सी जगह के अंदर कैद है। 4.5 मीटर ज़्यादा मान है, और इस ज़्यादा मान की लंबी नलिका भी ऐसे सांप की तरह कुंडलित होकर के क्या हुआ, हमारे इस छोटे से पेट के अंदर बैठी हुई है। ये जो आहार नाल है, लंबाई के बारे में बता दिया, 4.5 मीटर होती है। दूसरा, लंबी होती है, देख लीजिए लंबी, भाई समझ लीजिए इतनी बड़ी लंबी है। कुंडलित है, ये कुंडलित का मतलब है ऐसे लपेटे खाती हुई, ये सीधी नहीं है, एक पाइप के जैसे, खंबे के जैसे सीधी संरचना नहीं है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी कुंडलित संरचना है। कुंडलित का मतलब है ऐसे बले बनेंगे सांप जैसे घूमते हुए, ऐसी संरचना है। पेशीय संरचना है, मतलब पूरी पेशी की बनी हुई है। पेशी मतलब मसल, जिसे मांसपेशी कहते हैं हम, और एक पेशीय नलिकाकार संरचना है, खोखली नलिका है ये। तो एक पेशी की बनी हुई संरचना है, इसलिए हमने क्या कहते हैं, पेशी। जो भी चीज़ पेशी की बनी है उसे पेशी कह देंगे हम। तो मांसपेशी की बनी हुई संरचना है। ये मुख से शुरू होती है और गुदा तक होती है। देखो मुख क्या है, जहाँ से हमने खाना प्रारंभ किया वो मुख है, और भोजन पूरे रास्ते घूमा, वो लास्ट में जाकर के मल द्वार के छोटे से छिद्र से बाहर निकाल दिया। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मल द्वार का ये छोटा सा भाग जो होता है यहाँ का, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। मलाशय जो होता है, मलाशय का जो छिद्र होता है, उसके बीच की जो जगह होती है छोटी सी, वो गुदा होती है, गुदा छिद्र कहते हैं। गुदा छिद्र मतलब मल छिद्र होता है, जहाँ से मल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ग्रहण किया मुख से, बाहर निकाला मल के छिद्र से, इस पूरे मार्ग को क्या कहते हैं, आहार नाल। तो शुरुआत कहाँ से हुई, मुख से, और अंत कहाँ पे हुआ, गुदा पे। शुरुआत कहाँ से हुई, मुख से, और अंत कहाँ पर हुआ, गुदा पे। बोलो क्लियर है। चलिए, ये आहार नाल से रिलेटेड पॉइंट थे। अब बात करते हैं आहार नाल के भागों के बारे में, क्योंकि आहार नाल काफ़ी विस्तार से है। तो देखिए आहार नाल के भाग, आहार नाल के भाग देखिए, मैं नाम लिख रहा हूं एक बार सभी आहार नाल के भाग का। मुख व मुख गुहा, नंबर 2 ग्रसनी, 3 ग्रसिका,
आमाशय, 5 छोटी आंत, 6 बड़ी आंत, 7 मलाशय व गुदा, दोनों एक साथ जुड़े हुए, अलग नहीं है इसलिए। चलिए, तो ये आहार नाल के भाग है। आहार नाल में क्या क्या आएगा? मुख गुहा। मुख गुहा क्या होती है? ये जो मुंह के अंदर खाली जगह दिखाई दे रही, इसमें दांत और जीभ है, लार निकलती है, एक पता सी जो अंदर चली जाती है, जो पूरी जगह घेरती है मुख के अंदर, वो पूरा भाग क्या हो जाएगा? मुख गुहा। तो ये मुख गुहा। फिर इसके बाद देखिए कौन सा भाग है नंबर 2 पे? ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय पे गुदा। आपको नाम क्रम से याद करने हैं, आहार नाल का क्रम। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय वे गुदा। इन सभी चीज़ों को एक बार डायग्राम में देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है भाग, ब्लू रंग का जो आपको छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का जहाँ मैं मार्कर कर रहा हूँ वैसे, ये मुख और मुख गुहा वाला भाग है। मतलब ये होंठों से लेकर के अंदर की संरचना, जहाँ पर हम जो भी भोजन को जो भी खाते हैं, जिसको सबसे पहले मुंह में रखते हैं, खाने की चीज़ को जिस जगह मुंह में रखते हैं, उस क्रिया को, उस भाग को कहते हैं मुख गुहा। तो ये हो गई मुख गुहा। मुख गुहा के बाद देखिए आपको काले रंग की एक पाइप जैसी संरचना दिखाई दे रही है डायग्राम में। काले रंग की पाइप जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये इस काले रंग की नलिका को हम क्या कहते हैं? एक नलिका होती है छोटी सी, क्या है? ग्रसनी। सबको विस्तार से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी सिर्फ थोड़ी सी चर्चा है इसके बारे में। ग्रसनी के बाद एक और नलिका दिखाई दे रही है आपको लाल रंग की। इस लाल रंग की नलिका को क्या कह दिया मैंने? ग्रसिका। ग्रसिका के बाद देखिए आपको एक थैले नुमा बड़ी सी संरचना, काफी चौड़ी संरचना दिखाई दे रही है आपको, जिस पर देखिए इसे मैं मार्कर कर रहा हूँ। इसको किस नाम से जानते हैं? आमाशय। किस नाम से जानते हैं इसको? आमाशय। तो सबसे पहले मुख गुहा, फिर ये ग्रसनी, फिर ये ग्रसिका, ये आमाशय हो गई। आमाशय के बाद देखो काले रंग की सांप जैसी संरचना, देखो आप काले रंग की आपको सांप जैसी संरचना दिखाई देगी। ये काले रंग की सांप जैसी कुंडली संरचना दिखाई दे रही है। ये छोटी आंत है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कुंडलित भाग, आहार नाल का सबसे लंबा सबसे कुंडलित भाग है ये कौन सा? छोटी आंत। देखो दिखाई दे रही है आपको काले रंग की, ये सांप जैसी है ऐसे, देखो जहां पर मार्कर जा रहा है ऐसे, ये पूरी संरचना क्या है? छोटी आंत। अब छोटी आंत के बाद देखिए आपको बड़ी सी लाल रंग की संरचना दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये मार्कर को देखिए ध्यान से, ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको ऐसी, फिर हम इधर आ गए, फिर नीचे जा रहे, ये पूरी संरचना क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बड़ी आंत। बड़ी आंत का देखिए, बड़ी आंत का अंतिम भाग देखिए ब्लू रंग से दिखाई देगा आपको। देखिए यहाँ पर ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बड़ी आंत का भाग दिखाई दे रहा है ब्लू रंग का, छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है आपको लास्ट में। ये जो छोटा सा गोल भाग दिखाई दे रहा है, देखिए जहाँ पर मैं मार्कर से कर रहा हूँ, ये जो भाग दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसे कहते हैं मलाशय। मलाशय वे जगह जहाँ पर मल एकत्रित किया जाता है, मलकाशय। और इसके ठीक में मल जहाँ से बाहर निकलता है वो भाग हो जाता है गुदा क्षेत्र और गुदा। तो आहार नाल में ये भाग हो गए मुख गुहा, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर ये चौड़ा सा आमाशय, फिर ये सांप जैसी संरचना छोटी आंत, और ये लाल रंग की संरचना दिखाई दे रही है उल्टे यू आकार की। देखो उल्टा यू आकार दिखाई दे रहा है आपको, ये हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय, और जहाँ से मल बाहर निकलता वो एरिया होगा गुदा क्षेत्र। ये आहार नाल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आहार नाल के सब भागों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कम से कम 4-5 क्लास से लग जाएंगी इस पूरे टॉपिक को समझाने में। चलिए बाकी की चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। धन्यवाद।